जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑस्ट्रेलिया वाले लगता है सारी जाग गए। बस ही लाइव चल रही है जी और जरा जी आपकी जी जी बाबा जी मिजाज बखैर सॉरी। हैं आपके? जी सब जी सब अल्लाह का शुक्र, सब मस्त जी। मस्त है। जी अच्छा, मेरे ना कुछ क्विकली 2-3 सवाल थे, जी तो मैं बोलिए। आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं। जी हुक्म। अच्छा, ये जो पहला सवाल है, ये थोड़ा सा मेरी एडवांस में थोड़ा सा माफी कि ये सवाल नहीं, थोड़ा सा फिक्री सा एक सवाल था। इससे पहले भी आप थोड़ा सा फरमा चुके हैं कि लोग जो हैं अपना मुल्क छोड़ के दारुल कुफ्र को चले जाते हैं। अपना मुल्क जो है वो धरती माँ और इस तरह से वो चले जाते हैं। और फिर स्पेशली लास्ट वीक में इससे ही मुझे थोड़ा सा ये खटका सा शुरू हो गया, तो मैंने कहा जी ये आप ही बात खोल सकते हैं अगर आप करम करें। तो अब वो एक साहब बैठे हुए थे, वो इंग्लैंड से मेरे ख्याल आए हुए थे, तो उनसे भी आपने ये फरमाया कि देखो ना, मतलब अपना मुल्क छोड़ के चले गए हो और दारुल कुफ्र के मामलात, या फिर कुछ पाउंड्स का आपने जिक्र किया था कि पाउंड्स कमाने के लिए, तो उसको अगर थोड़ा सा कल्बी सुकून के लिए कुछ थोड़ा मुझे फिक्र थोड़ी सी वेस्ट की तरफ जो लोग मूव कर रहे हैं, हाँ वो जो आप बात कर रहे थे, देखिए जी। देखिए नहीं मैं नहीं बेस्ट की वो जो दारुल कुफर तो शायद किसी हदीस में सरकार ने कहा, मुझे नहीं पता किस इलाके का, अमेरिका का है यूरोप का है मुझे नहीं पता, वो जी देख लीजिएगा। मैं बात जो कर रहा था वो आपके नाना हजूर का ही फरमान है कि हिजरत जो है वो यूजली 3 हालतों में होनी चाहिए। जी हिजरत की इस सेंस में है जब लोग नेशनैलिटी के चक्कर में फैमिलीज़ भी उधर मूव करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने पहले बड़ी डिटेल में बोला हुआ है, जो मेरी समझ है वो कोई मजहबी फतवा नहीं है। जो मैंने सुना है कि सरकार ने फरमाया कि 3 हालतों में आपने जो है वो करना है, मुल्क से बाहर जाना है। नंबर 1 हिजरत करनी है। नंबर 1 जैसे सरकार को हुक्म आ गया, जान को भी ख़तरा है और आप को मूव करना पड़ गया। नंबर 2 आप जहाद के लिए जा रहे हैं। नंबर 3 आप ऐसा इल्म हासिल करने जा रहे हैं जो आपके इलाके में नहीं है और आपकी उस केस में भी नीयत ये होगी कि मैं वो इल्म हासिल करके उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करके या मास्टरी करके मैं वापस इस इलाके में आके उस इल्म को प्रैक्टिस भी करूँगा, नफ़ा बख्श जो इल्म है, और उससे यहाँ सिखाऊंगा भी ताकि यहाँ से फिर किसी और को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी अब इसमें अगर आप इस्लामिक जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था और जो है उसमें जिहाद पे जो लोग जाते थे वो इस्लामिक ना मुल्क फ़तह करने जाते थे ना उसकी इकोनॉमिक रीजंस थी। जो रियल इस्लामिक जिहाद था उसका रियल पर्पस ये होता था कि अल्लाह के निज़ाम को, जो आज हमारे मुल्कों में भी नाफिज नहीं है, वो अल्लाह के निज़ाम को या सोशल जस्टिस के सिस्टम को अल्लाह की वादानियत के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। और वो जाके उन शहरों में और मुल्कों में यही कहते थे कि नंबर 1 इस्लाम कबूल करो और ये शरीयत का लॉ लगाओ और कुरान का लॉ लगाओ। नंबर 2 नहीं करना तो फिर आप लोग जजिया दो, टैक्स दो। नंबर 3 नहीं तो फिर जंग होगी। अब उसमें भी अगले को 2 दिन 3 दिन का टाइम देते थे और उसके बाद ये जंग होती थी या जजिया भी बात ख़त्म होती थी और या वो इस्लाम कबूल करते थे। इसमें अगर वो मुल्क वाले इस्लाम कबूल कर लेते थे या जंग हो गई और ये लोग शहीद हो गए, शिकस्त हो गई या शहीद हो गए, तो ये लोग वैसे ही ख़त्म हो गए। जो बच गए वो वापस आ गए या कैदी हो गए। लेकिन अगर ये फतह याब होते थे तो ये वहीं पर हुकूमत कायम करते थे और वहाँ के कल्चर को समझते हुए साथ इस्लाम को इंट्रोड्यूस करके वहाँ चाहे वो कह लो कि बांदियों के तौर पे या कनीज़ों के तौर पे या ग़ुलाम कैदी औरतों के तौर पे भी चाहे औरतें होती थी, उनके भी राइट्स थे इस्लाम में। आप ज़बरदस्ती उनसे शादी भी नहीं कर सकते थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और अगर आपने उनसे शादी करनी है उनके अपने राइट्स थे। और उसमें ये होता था कि वहाँ की औरत अगर ख़ुद इस्लाम कबूल करती थी और वो जिसे कह लें कि
स्टडी करती थी इन मुस्लिम्स को, इनके कैरेक्टर को, इनके रिलीजन को, और वो बाय चॉइस मुस्लिम होती थी। अब उसके पास वहाँ का सारा नॉलेज अपने पिछले रिलीजन का, जो मेजॉरिटी रिलीजन वहाँ का होता था, उसका सारा उसके पास नॉलेज होता था। और ये मुजाहिद जो होते थे, ये यहाँ से पीछे से फतह होने की सूरत में पीछे से अपनी बीवियाँ और बच्चे नहीं बुला लेते थे कि आ जाओ इत्थे 4 कनाल दी कोठी लभ गई है, इत्थे दा कोर कमांडर हाउस हुण अपना ही है, या गवर्नर हाउस या वज़ीर आज़म हाउस। ये वहाँ पर जो हुकूमत इस्टेब्लिश की जाती थी, वहाँ की ही बीवी से अगर शादी की जाती थी तो उसके पास दोनों इल्म आ जाते थे। वो इस्लाम को सीख के, इस्लाम को अंडरस्टैंड करके, बाय चॉइस अगर मुसलमान होती थी तो उसके पास कंपैरिजन बड़ा अच्छा होता था। अब उससे जो नई नस्ल पैदा होती थी उसको वो बड़ा अच्छा ग्रूम कर सकती थी कि बाहर निकल के जब उन बच्चों को, मेजॉरिटी के बच्चों को या माइनॉरिटी के बच्चों को फेस करना पड़ता था, तो उनकी माँ ने दोनों रिलीजन्स का बड़ा अच्छा उन्हें कंपैरिजन दिया होता था, और इस्लाम की क्या प्लस पॉइंट्स हैं जिन पे वो खुद कन्विंस हुई होती थी वो उन्हें बता चुकी होती थी। जी। इस्लाम इस तरह फैला है और बढ़ा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी है। सोशल साइंसेस के लोगों ने इस पर बड़ी स्टडी की है कि 1000 साल का डाटा लेके भी अगर एनालाइज किया गया है तो कहीं भी जो माइग्रेशंस हुई हैं, वहाँ जब भी माइनॉरिटी जाके कहीं माइग्रेट होके सेटल हुई है तो वो कुछ अरसे के बाद वहाँ के मेजॉरिटी रिलीजन में इंटरमिंगल कर गए हैं, उन्हें रिलीजन चेंज करना पड़ा है। पहली नस्ल जाके स्ट्रगल करती रही है, दूसरी कंफ्यूज रही है, और तीसरी ने लाजमी वहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन जैसा भी था, जो भी था, वो कबूल कर लिया। नस्ल चेंज हो गई, रिलीजन, ठीक है। लेकिन इस्लाम एक वाहिद एक्सेप्शन है इस सारे सिनेरियो में जो नज़र आता है। इस्लाम एक माइनॉरिटी के तौर पे उन इलाकों में जाता था, फतह हासिल होने के बाद भी वो फातेह कौम जो होती थी या फातेह फ़ौज जो होती माइनॉरिटी में थी। लेकिन आने वाली सदियों में वो डाटा देखा गया कि वहाँ पर इस्लाम गया इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक आपने देखा है, और अफ्रीका बीच में, और सारे। तो उसके पीछे ये चीज़ थी, ये नहीं थी कि वो पीछे से अपने पिछले बीवी बच्चे उठा के ले आते थे। हाँ, वो फैमिलीज़ पीछे ही होती थी, समझ गए। जी जी। अब हमारी जो माइग्रेशंस हैं, अब जो केस आप कह रहे हैं या मैं बात कर रहा था उन साहब से, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा या बेचारे सारों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऑनेस्ट टू से मैं सारा दिन ये केसेस डील करता हूँ, ठीक है। अल्लाह सबके पर्दे रखे। मैंने शायद आज भी केस जो डील किया है, बीच में जो 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने उन केसेस को डील किया हुआ है, जो फॉरनर्स या यूँ कह लें कि जो बाहर से लोग आते हैं या उनके बच्चे हैं, वो मसाइल अब यहाँ भी होने शुरू हुए हैं या हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे को फिर भी आप किसी न किसी हद तक बैठ के उससे बात करके उसको आप कन्विंस कर लेते हैं, खौफ खुदा में लाते हैं। ये जैसा भी टूटा फूटा इस्लामिक मुआशरा है, जो भी है, लेकिन यहाँ का बच्चा जो है वो सरकार की बात, सरकार का नाम आते ही मुअद्दब होके, और कुछ नहीं तो वो उसे कुछ पता होता है वो क्या बात है। वहाँ पर ये बातें ना तो की जाती हैं। कल मुझे आलमोस्ट रोना आ गया कि एक बच्ची जो उनके पहले प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इसी तरह बाहर शादी हुई थी, ठीक है। जी जी। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची, बड़ी अच्छी बच्ची, लेकिन शादी उसकी हो गई बाहर, ठीक है। जी। अब शादी हुई तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो दुआ की उसने, इसलिए मेरे से रब्ता था, दुआ की, अल्लाह ने करम कर दिया। बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी जा रही थी कि अचानक 6 मंथ पे आके वो अबॉर्शन हो गया। उसके बाद से भी वो बच्ची सेटल नहीं कर रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। मुझे ये बात भी पता थी कि ये दुआ के ऊपर बहुत कायम है, फिर ये ऐसी क्या बात है। तो मेडिकली भी उसको दवाई भी दी जा रही थी, मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखा भी रहे थे, मेरे साथ भी खप रही थी। आफ्टर मे बी 6 मंथ्स उसने मुझे ये डिस्क्लोज़ किया कि बाबा, असल में मुझे अब समझ आई है कि मसला कहाँ पे था। मैं कहा जी क्या मसला है। उसने कहा कि आपने जब दुआ कराई थी तो आपने कहा था कि बच्चे का नाम जो है उसके साथ पंजतन पाक में से कोई भी नाम लगा देना। जी। मैंने कहा जी मैंने कहा था। उसने कहा मैं तो इस पर एग्री करती थी।
तो जब हमें पता चला कि बेबी है, बॉय है या गर्ल है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने मियाँ को खुशी खुशी कहा कि हम इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल जी मोहम्मद उसामा रखेंगे, ठीक है। तो मेरे मियाँ ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि तुम इस मुल्क को नहीं जानती, मैं मोहम्मद तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा नाम के साथ, और उससे ये होगा कि मेरा बच्चा यहाँ बुली होता रहेगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता। तो मेरे नाम के साथ अली था, तो मुझे यहाँ बड़ा तंग किया गया, और इवन मुस्लिम्स मुझे जो है वो इधर जो माइनॉरिटी में हम सारे हैं वो मुझे पहले शिया समझते थे, मुझे पहले वो समझाना पड़ता था। और अब तुम कह रही हो कि तुम मोहम्मद साथ लगाओगी, तो वो तो बिल्कुल ही उसको आने जाने में बड़ा मसला हुआ करेगा। पासपोर्ट पे आने वाले हालात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना हर्ट हो गई कि बाबा वो विदिन 1 or 2 days वो अबॉर्शन हो गया। और उस दिन से, तब से लेके अब तक मेरे दिमाग से ये बात नहीं जाती। इंतहाई मॉडर्न खातून, जैसे आप मतलब ड्रेसअप उस बेचारी का ऐसे ही होगा कि हम जैसे नेक मुसलमान जो है वो ज़रूर उसको एक बार फिर पीछे मुड़ के देखेंगे। तो गज़ा खुद, और उसके बाद नंबर 2 पे पाकिस्तान, और सारे ही वर्स्ट सिचुएशन में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन इससे अलावा हट के तो वो उस हदीस के तनाज़र में थी बात कि 3 सिचुएशंस में आपको हिजरत की इजाज़त है। एक है आप वैसे तजारत के लिए जा रहे हैं, आपका इरादा वहाँ पर फैमिली के साथ स्टे का नहीं है, या आपका वहाँ इरादा महीना, साल, 2 साल, 4 साल रह के वापस आ जाने का, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। एक ये है कि नहीं जी अब हमने वहीं पे रहना है और ये बच्चे वहीं ब्रॉटअप होंगे और बड़े होंगे, तो वो फिर मैं देख रहा हूँ। और यहाँ जितने लोग डील करते हैं, दुआ गया या सेक्सुअल परवर्शंस में चला गया या साइकोलॉजिकली बिल्कुल उड़ गया, तो वो बातें करनी तो मुश्किल होती हैं, लेकिन सारा दिन यही कुछ तो हम डील करते हैं। तो सरकार की बात जो है उसमें वैसे ही कहते हैं ना, वो वासिफ साहब वाली बात कि नबी की बात बातों की पैगंबर होती है। बेशक उसमें एक बात तो होती नहीं, हमारी तो इतनी औकात नहीं कि उसको पूरा अहाता कर सकें। लेकिन चूँकि कहा गया है, जहाँ आपका जो अपना वतन है, जहाँ आपको अल्लाह ने भेजा है, उसकी अपनी कोई नेचुरल जो भी सिलेक्शन है, और जहाँ उसने भेजा है, जिस जगह भेजा है, उसका अपना रोल तो है। हाँ, आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं, तजारत की गर्ज से जा रहे हैं या जहाद की गर्ज से जा रहे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपकी अपनी नस्ल जो है, ये जो रोटी के चक्कर में जाना है जी, वो फिर नस्ल उजड़ जाती है। इस सेंस में बड़े कम लोग हैं जो उसमें सरवाइव कर पाते हैं या बचा पाते हैं। अदरवाइज़ उसी स्ट्रगल में बच्चों की तरफ ध्यान कम रहता है। अदरवाइज़ तो मैंने आज सारा केस जो बोला है वो इधर पाकिस्तान का केस है। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी धुन में मस्त थे, और ये एक केस नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो यहाँ भी है। अगर बहरहाल नेचुरली औरत का एक रोल है जो बच्चे को पर्टिकुलरली शुरू के 10-12 साल में माँ का एक अपना रोल होता है, बाप का एक अपना रोल होता है। और मैं अभी रिसेंटली एक केस डील कर रहा था, उसमें उनका बच्चा, पाकिस्तानी कपल का, उसमें उनका बच्चा जो है वो, ये दुआ का केस मैंने वो बल्कि सबको कहना था कि आप लोग भी बच्चे जो दुआएं कराते हो, स्पेशली ख़वातीन और मर्द हज़रात भी, तो ये दुआ अगर आप कराते हैं डेडिकेशन से आप करें, पागलों की तरह कराएं, लेकिन अपने घर का भी आपने ध्यान करना है। जो आपकी घर की ड्यूटी है या जॉब की ड्यूटी है, ये नहीं है कि वो सब उजाड़ के आप निकल जाएं। आप बाबा जी नहीं है कि आप घर छोड़ के और आप जनाब हीरा मंडी या दाता साहब या सड़क पे आके डेरा लगा लें। बेशक आपका तो काम जो है ना, बाबा जी कहते थे कि सबसे पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा, ठीक है। तो आपने अपने घरों को पहले देखना है। ये ना हो कि आपके अपने घर ख़राब हैं जी और आप पूरा मोहल्ला ठीक करने निकले हुए हैं और आपके बच्चे आपके ख़राब हो रहे हैं या आपके घर बच्चों को पता ही नहीं है। लेकिन इसी तरह कोई फैमिली थी
और उनके बच्चा जो है उसकी एजुकेशन काफ़ी हद तक एकदम तबाह हो गई। तो वो मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई चल रही थी कि जी वो खामद को यही एतराज़ था कि बेगम साहबा जो है ये दुआओं पे जब से लगी हैं, इन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं किया और बच्चा जो है वो हाथ से निकल गया है और इसका जो है ना माँ को पता ही नहीं है। और अब मुझे पता चला है, और अब ये जब इसने माँ ने इसको फिज़िकली मारने की कोशिश की है और मैंने बचाने की कोशिश की है कि तुम इसको बुरी तरह मार रही हो या मारने लगी हो, तो फिर जी मुझे पता चला है और बच्चा आगे से साइको हो गया है। और वो अब उसको उठा के मेरे थ्रू ही हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके बैठे हुए थे। साइकेट्रिस्ट के सामने जब उन्होंने केस रखा, तीनों माँ बाप और बेटे ने, मैं भी था, तो वो साइकेट्रिस्ट साहब ने थोड़ी सी बात सुनने के बाद, जो कि बच्चा एग्रेसिव था, तो उन्होंने माँ को कहा कि नहीं आप जो है ना आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इट इज़ अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मैन, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा माँ को ब्लेम किया, फिर कहा जी आप सब बाहर जाएं, मुझे बच्चे को डील करने दें। बच्चे से भी उन्होंने बात की और बात ख़त्म हुई। अब बाद में मैं, वो दोस्त था, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार तुम्हारी क्या असेसमेंट है। उसने कहा यार ये बड़ा हरामी है, ये चक्कर दे रहे सारों को और ये इनके हाथ से निकल गया हुआ है और जो है ना ये अब्बा अम्मा जो हैं ये खाम खा लड़ रहे हैं अब। मैं कहा यार तुम तो माँ को ब्लेम कर रहे थे और मैंने तुम्हें कभी ऐसे करते देखा नहीं। उसने कहा यार वो मैंने देख लिया था कोई माँ के सख्त खिलाफ था, उसका कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैंने माँ के खिलाफ बात की है, मैं वो बाद में सेटल कर लूँगा। मैं कहा यार उनकी तो बाहर लड़ाई लग गई है, वो बाप कह रहा देखा इसका ही सारा कसूर है यार, ये दुआएं कराती है और ये कराती है वो कराती है। तो बहरहाल वो उसने कहा यार वो मैं उनसे, उन्हें कहना मेरे से बात करें, मैं खुद ही बात कर लूँगा, लेकिन मुझे बच्चे को डील करने दे, ये नहीं तो कोई और कारनामा कर देगा, ये इनके हाथ में नहीं, ये सिर्फ स्टडीज़ तक की बात नहीं है, ये कुछ और भी कर रहा है और ये सारा कुछ, और ये जो भी इसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं सारा ये छुपा रहा है इनसे, और भी कारनामे हैं, अभी तो सिर्फ एकेडमिक्स सामने आई है। तो ना मुझे ज़रा ऐसे कॉन्फिडेंस में भी लेने दो, थोड़ी सी अब दवाई भी देने दो, जिस तरह ये पैनिक हुआ हुआ है ये कोई और गलत काम ना कर ले। तो मैं, वो तो खैर अपना साइकोलॉजिकली जो भी उनका तरीक़ाकार था। बाद में वो बात मेरे तक भी आई और शिकायत मेरे तक आई, जी अपनी काकी जी को समझाएं कि ये बच्चे उजड़ गए मेरे, ये हो गया वो हो गया। मैं बैठा साथ, तो मैंने उन्हें उस वक्त तक, जब मैं गया अगले दिन, तो मैंने उन्हें कहा जी आप, ये डॉक्टर साहब से बात हुई, कहते हाँ जी वो तो मेरी हुई है। मैं कहा ऐसे चले ठीक है। अब बलैदा हम बैठे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं फिर भी इनका ये रोल था, आज ये इतना मारने लगी हैं, ये पहले मुझे बताती हैं ये कर दे, तो इन्होंने पहले इसको देखा नहीं है। तो फिर मैंने उनको, ये आज सारे बापू को भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये 99% माओं का वैसे ये रोल होता है और ये ऐसे ही होता है। मैंने इन्हें कहा कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें बोलने दें, मैं नहीं साइड ले रहा, मुझे तरीक़ाकार पता है कि माओं का तरीक़ाकार क्या होता है। इन्होंने आपको परेशान नहीं होने दिया, इन्होंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है इन लास्ट 2-3 ईयर्स कि इस बच्चे को आपसे बचा लें। इन्हें पता है कि आप भी मारने में इंतहाई माहिर है, आप जब मारेंगे तो बहुत बुरा मारेंगे, इसकी हड्डी पसली को तोड़ देंगे। और आखिर में जब उन्हें पता था कि अब तो रिज़ल्ट आ ही गया और अब तो आपने इसकी टांग बाजू तोड़नी है, तो उन्होंने आपके सामने डोई के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया और बड़ी ज़ोरदार खड़का दी, जो आपका ख्याल है हड्डी तोड़ने लगी थी। तो वो भी माँ एक प्रोटेक्टिव मेजर ले रही थी कि आप इतना ना मारें कि हड्डियाँ ही तोड़ दें। तो उसने ज़रा ज़ोरदार लगा दी कि उल्टा आपकी हमदर्दियाँ जाग गई और आप प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए, उल्टा से ब्लेम करना शुरू हो गए। असल में ये माँ जो है ये पिछले मेरा ख्याल है कि ये 3-4 साल से इसके ऊपर पूरी जान इसने लगा दी है, ये इसको छुपाने की, इसको समझाने की, आपसे छुपाने की, इसको प्यार से किसी तरीके से बचाने, समझाने, मनाने, सीधे रास्ते लगाने की कोशिश की होगी। मैं मान नहीं सकता, लेकिन ये माओं का तरीका होता है और मेरा ख्याल है कि इसने ऐसे किया होगा। वो फिर वो खातून रोना शुरू हो गई शदीद। फिर वो बेचारी उठी और उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेजेस दिखाने शुरू कर दिए जो उन्होंने अपनी नंद को या बच्चे की फूफो को, जो ज़्यादा बड़ी थी घर में, उनको सारे वो किए हुए थे पिछले 2-3 साल में।
और उससे पता चला कि वो दोनों ख़वातीन काफ़ी देर से इस सूरमा को समझाने की संभालने की कोशिश कर रही थी और बचाने की कोशिश कर रही थी उसके अब्बे से भी। तो उनकी अपनी एक समझ थी या सोच थी कि नहीं, मर्द गुस्से वाला होता है, अब्बू गुस्से वाला होता है, अब्बू फैंटी ना लगा दे, स्कूल से ना उठा ले, ये ना कर दे, स्कूल ना चेंज कर दे। वो बेचारी ने अपने सारे मैयज़ लिए हुए थे। लेकिन बहरहाल दूसरी साइड पे भी जो है वो जवान खून था और वो साहब ने अपनी मर्जियाँ जो करनी थी उन्होंने कर ली थी। कहने का मकसद ये है कि वो यहाँ पे भी बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी फैमिली के बहुत से लोग होते हैं। यहाँ अभी भी भाईचारा उस लेवल पे बहरहाल है, बहुत कम रह गया, लेकिन अभी भी महल्ले का चाचा भी कई बार जो है पकड़ लेता है, तो किधर से आ रहा है, तो किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो वो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी आपको नज़र आएंगी। जी ये सारी चीज़ें हैं, आपका वो कल्चर ही वो नहीं होता और वहाँ आप सेकंड रेट सिटीज़न होते हैं। तो आपको हत्ता कि मैंने तो एक मोटी मिसाल आपको दे दी है कि हालात इस जगह पे आ गए हैं कि लोग अपने बच्चे के नाम के साथ अगर मोहम्मद नहीं लगा रहे या अपने किसी एल्डर को सिर्फ इसलिए डी फ्रेंड कर रहे हैं कि उसने पोस्ट शेयर कर दी है, तो आप मुझे खुद ही बता दें कि वहाँ पर इस्लाम तो वैसे ही हक पे डटने का नाम है जी। वहाँ आप जब कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रोज़ी रोटी की खातिर, जी तो आप अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल रखेंगे और वो बच्चा किस तरह फिर उस चीज़ को, उस पाथ को फॉलो करेगा जो है ही अली का पाथ। बेशक। ठीक है, ये सादी सी बात है जो मैं आपको, मेरा ख्याल है कि जितने लफ्ज़ों में, जितने इस्तारों में, जितनी तशबीहों से समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ। पता नहीं कब तक ये शमा टमटमाएगी और कब बुझा दी जाएगी, ये तो रब भी जानता है, लेकिन एक कोशिश है जो जारी है। जी।